हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिनरल क्या होता है। तो मिनरल एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसका एक डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल क्या है? एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसका एक डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड अ मिनरल। मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। मिनरल जो है हर जगह एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब कि हर जगह सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं रॉक के फॉर्म में है तो कहीं ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा गड्ढा में नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा डीप होल करना पड़ता है। ठीक है। कुछ मिनरल ऐसे जगह पे जहाँ पे इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब कि आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं। आर्कटिक ओशन में, अंटार्कटिका में है। हम लोग जो सॉल्ट यूज करते हैं खाने में या फिर पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है वो भी एक तरह का मिनरल है। मिनरल डिफरेंट जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में पाया जाता है, डिफरेंट कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है। दे आर क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। मिनरल जो है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, और उनको फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासीफाई किया, आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, ये सब के आधार पर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। मिनरल कितने तरह के होते हैं? तो मिनरल मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेटेलिक, होता है नॉन मेटेलिक। फिर मेटेलिक मिनरल को दो पार्ट में बांटा जाता है, फेरस और नॉन फेरस। तो मिनरल मेनली दो तरह के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ठीक है। तो एक किसके आधार पे बांटा गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल जो है दो तरह के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, कंपोजिशन के आधार पे। ठीक है। मेटेलिक मिनरल क्या होता है? कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल, उसमें मेटल पाया जाता है। मेटल्स क्या है? तो मेटल और हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड है कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और साइन। मेटल क्या होता है? तो एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें लस्टर होता है, उसमें साइन होता है ना, चमकता है, उसका एक अपना लस्टर होता है। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सब जो है एग्जांपल है मेटेलिक मिनरल का। ठीक है। मेटेलिक मिनरल को फिर बांटा जाता है फेरस और नॉन फेरस में। फेरस यानी जिसमें से आयरन निकलता है। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। नॉन फेरस में आयरन नहीं निकलता है बल्कि दूसरा मेटल निकलता है। ठीक है। नॉन मेटेलिक क्या है? विच डजंट कंटेन मेटल्स लाइमस्टोन, तो जिसमें मेटल नहीं होता, जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये सब हो गया। ठीक है। ये सब इस तरह के मिनरल का एग्जाम्पल है। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम और ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो फ्यूल है फॉसिल फ्यूल, कोल और पेट्रोलियम, वो भी एक तरह का नॉन मेटेलिक मिनरल ही है। मिनरल को हम लोग एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? तो माइनिंग के द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा, क्वायरिंग के द्वारा। माइनिंग के दो तरह के होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। ठीक है। मिनरल को तीन तरीके से निकालते हैं, मतलब कि मिनरल का जो एक्सट्रैक्शन है उस मेथड को तीन तरीके में बांटते हैं। एक होता है माइनिंग, एक होता है ड्रिलिंग, एक होता है क्वायरिंग। फिर माइनिंग को दो तरीके में बांटते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक ब्यूरिड अंडर द अर्थ। ठीक है। सरफेस कोल्ड माइनिंग, तो अर्थ के सरफेस से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग माइनिंग बोलते हैं। मिनरल जो काफ़ी कम गहराई पे होता है, ठीक है, जो सैलो डेप्थ में पाया जाता है, तो उसको हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। जो काफ़ी ज़्यादा गहराई में पाया जाता है, डीप बोर्स कोल्ड साफ्ट टू है मेड फॉर, तो उसके लिए हम लोग सॉफ्ट माइनिंग बोलते हैं। तो ऐसा मिनरल जो कम गहराई में पाया जाता है ज़मीन के नीचे, उसको हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाता है उसके निकालने के प्रोसेस को हम लोग सॉफ्ट माइनिंग बोलते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू मेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होता है उनको ड्रिलिंग के मेथड से निकालते हैं, क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा गहरा कुआं टाइप का होल किया जाता है, इसलिए उसको हम लोग ड्रिलिंग बोलते हैं। मिनरल्स दैट लाइन नियर द सरफेस और सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वायरिंग। और क्वायरिंग क्या होता है? तो ये सबसे सिंपल प्रोसेस होता है, जो मिनरल सरफेस के काफ़ी नज़दीक में होते हैं, सिंपली डग करके उनको निकाला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वायरिंग। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, मिनरल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन कंटिनेंट में कितने मिनरल पाया जाता है, क्या हर जगह सेम क्वालिटी में मिनरल पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है, उसके बारे में लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो मिनरल अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, मिनरल डिफरेंट तरह के रॉक में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, कुछ इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक में, ठीक, कुछ सेडिमेंट्री में। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जनरली मेटेलिक मिनरल जो भी है, ठीक है, मेटेलिक मिनरल कहाँ पाया जाता है? तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। जो लार्ज प्लेट्यू बनाता है, आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो, ओंटारियो कनाडा में है। आयरन और कहाँ? नॉर्थ स्वीडन में। कॉपर और निकल ओंटारियो कनाडा में। आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। तो सेडिमेंट्री रॉक जो फॉर्मेशन होता है यंग फोल्ड माउंटेन्स में, सेडिमेंट्री रॉक कहाँ पाए जाते हैं? तो यंग फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें नॉन मेटेलिक मिनरल पाया जाता है लाइमस्टोन, जैसा कि लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कॉक्सस रीजन ऑफ फ्रांस,
मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया, यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल। मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड इन सेडिमेंट्री स्टेट। मिनरल फ्यूल भी जो है मतलब सेडिमेंट्री वाले रीजन में, कोल और पेट्रोलियम भी सेडिमेंट्री वाले रीजन में ही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक में, नॉन मेटेलिक पाए जाते हैं सेडिमेंट्री में। कोल और पेट्रोलियम ही नॉन मेटेलिक मिनरल है, याद रखिएगा। अब एशिया के बारे में पढ़ते हैं, हर एक कंटिनेंट के बारे में इस तरीके से पढ़ेंगे। तो चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। दुनिया का बड़ा आयरन ओर डिपॉजिट चाइना और इंडिया में है। द कंटिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। एशिया जो है दुनिया का लगभग आधे से ज़्यादा टीन को प्रोवाइड कराता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो दुनिया का लीडिंग टीन प्रोड्यूसर है, ठीक है। चाइना आल्सो लीड इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। चाइना इन तीनों में सबसे लीडर है। एशिया है डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर, ठीक है। यूरोप के बारे में देखते हैं। तो यूरोप इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। दुनिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का यूरोप। द कंट्री विद द लार्ज डिपॉजिट्स ऑन आयरन और रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। तो कौन कौन कंट्री में पाया जाता है? तो रसिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ये सब में मिनरल पाया जाता है। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज एंड निकल आर आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया, ठीक है। रसिया, यूरोप और एशिया दोनों कंटिनेंट में पाया जाता है। यूरोप का एक कंट्री है स्विट्जरलैंड, जहाँ पे कोई भी मिनरल नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं। तो द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड इन तीन जोन में बांटा गया। कैनेडियन जोन, ठीक है, जो नॉर्थ में है ग्रेट लेक के, अपलांचे रीजन एंड माउंटेन रीजन ऑन द वेस्ट। तो इस तरीके से बांटा गया, कैनेडियन रीजन, अपलांचे रीजन और माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। तीन तरीके से बांटा गया वहाँ के मिनरल डिपॉजिट को। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड मतलब कि लेक के नॉर्थ वाले रीजन में, ठीक है। कोल इन द अपलांचे रीजन, अपलांचे रीजन से कोल निकलता है। और वेस्टर्न कॉर्डिलेरा हैव डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। इसका जो वेस्टर्न वाला इलाका है वहाँ से कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर ये सब निकाला जाता है, ठीक है। साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं कि ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। ब्राज़ील जो है सबसे हाई ग्रेड आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया भर में। चिली एंड पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिली और पेरू जो है कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर है। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन। ब्राज़ील और बोलिविया भी टीन का प्रोड्यूसर है। साउथ अमेरिका है लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, यूरेनियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, है ना, ये सब साउथ अमेरिका में पाया जाता है। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला। वेनेजुएला में मिनरल ऑयल पाया जाता है। अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में। ग्रीन डायमंड एक होता है जो रेयरेस्ट डायमंड है। ग्रीन डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ओल्डेस्ट दुनिया का सबसे पुराना पत्थर कहाँ है? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। दे डेट फ्रॉम 4300 मिलियन अगो, ठीक है, जो अर्थ के बनने के लगभग 300 मिलियन साल का पत्थर है, ठीक है। और अभी से 4300 मिलियन साल पहले का वो पत्थर है। अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। तो अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्स। अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा मिनरल पाया जाता है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड का प्रोड्यूसर है, गोल्ड का, प्लेटिनम का, ठीक है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूसर लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। ये तीनों देश मिला करके दुनिया का जो जितना भी सोना है उसका एक बड़ा पोर्शन यहाँ पे बनता है। द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। ऑयल तेल भी पाया जाता है अफ्रीका में, नॉर्थ वाले इलाके में, खास करके नाइजीरिया तरफ। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन एंड निकल। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर। कॉपर भी यहाँ पाया जाता है। लीड, जिंक एंड मैग्नीज। कलबुर्गी एंड कुलगाड़ी एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड भी पाया जाता है, मेनली कलबुर्गी और कोलगाड़ी रीजन में। अंटार्कटिका के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से अभी कोई मिनरल को निकाला नहीं गया है। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, सम प्रोबेबली लार्ज। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन ट्रांस अंटार्कटिक रीजन्स एंड नॉर्थ एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड। तो यहाँ पे आयरन पाने का ऐसा संभावना व्यक्त किया गया है। कोयला भी पाए जाने का ऐसा भी फोरकास्ट किया गया। आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वांटिटीज। मिनरल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? यूज ऑफ मिनरल के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल का यूज किया जाता है बहुत तरीके की इंडस्ट्री में। मिनरल्स भी आर यूजुअली यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। जो जेम्स के लिए जो मतलब कि रत्न बनाने में जो यूज किया जाता है मिनरल, वो हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ ज्वेलरी। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरी डे फ्रॉम कॉइन टू पाइप। कॉपर को भी हम लोग लगभग डेली लाइफ में यूज करते हैं। सिक्का बनाया जाता है कॉपर का, पाइप बनाया जाता है
कॉपर का डिफरेंट यूटेंसिल्स बर्तन बनाया जाता है। सिलिकॉन को हम लोग यूज करते हैं क्वार्ट्ज के फॉर्म में कंप्यूटर इंडस्ट्री में। एल्युमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एरोप्लेन्स। तो एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल बनाने में एल्युमिनियम का यूज करते हैं, ठीक है। किचन में हम लोग एल्युमिनियम का सामान का यूज करते हैं। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल के बारे में पढ़ना है। मिनरल जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि एक बार यदि खत्म हो जाए तो दोबारा इनको लाना काफ़ी मुश्किल होगा। इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर फॉर फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन रेट एट विच ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। तो फॉर्मेशन का जो रेट है काफ़ी कम है कंज्यूम होने के रेट से। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। इसलिए हम लोग को ज़रूरी है कि इसका जो प्रोसेस है माइनिंग का, उसमें जो वेस्टेज होता है उसको रोका जाए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इन अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंज्यूम्ड। रिसाइकलिंग एक दूसरा मेथड है जिसमें हम लोग कंजर्व कर सकते हैं मिनरल्स को। नेक्स्ट पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। तो पावर हमारे यानी पावर या एनर्जी हमारी लाइफ में आजकल एक वाइटल रोल प्ले करता है। हम लोग को पावर इंडस्ट्री हर जगह चाहिए, मतलब पावर हर जगह चाहिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, है ना। तो इसको दो तरीके से बांटा गया है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल यानी कि जो काफ़ी पहले से यूज होता आ रहा है, काफ़ी परंपरागत यूज होता आ रहा है, उसको हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जैसे फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, ये सब जो है कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स है। फायरवुड इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड का यूज हम लोग करते हैं कुकिंग और हीटिंग में। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज बाय विलेजर्स कंज्यूम फ्रॉम फायरवुड, ठीक है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच वे ब्यूरिड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर अगो गेट कन्वर्टेड बाय हीट एंड प्रेशर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। तो जो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स हैं जो दब गए थे कई लाखों साल पहले अर्थ के अंदर, ठीक है, हीट और प्रेशर के तहत कन्वर्ट हो जाता है और फॉसिल फ्यूल चेंज हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर इन द मेन सोर्सेज, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल में कौन कौन है, तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया फॉसिल फ्यूल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया गया। तो ऑयल का एडवांटेज क्या है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, है ना। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का बेसिस है ऑयल। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट। फिर उसी तरह से गैस का देखा जाए तो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, चीपर देन ऑयल। डिसएडवांटेज क्या है, तो ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है क्योंकि गैस लीक कर सकता है, ऑयल स्पाइलेज होता है लाने में, है ना। समुद्र में यदि जहाज़ डूब जाता है तो वहाँ पे ऑयल लीक हो जाता है। पॉल्यूटेंट रिलीज कॉज एसिड रेन, पॉल्यूटेंट के कारण एसिड रेन होता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी, नया नया फ्यूल एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जा रहा है, तो इजीली एक्सेस हो जाते हैं। फायरवुड के बारे में बात किया जा रहा है। प्रोवाइड एनर्जी फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। डिसएडवांटेज क्या है, कलेक्शन इन टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, फायरवुड को कलेक्ट करना ही टाइम कंज्यूमिंग है। पॉल्यूटिंग है। प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, डिफोरेस्टेशन बढ़ता है। उसी तरह से यदि हम लोग कोयला की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है एडवांटेज उसका। इफ़िशियंट कंजर्वेशन टू इलेक्ट्रिसिटी, तुरंत अच्छे मतलब कि इफ़िशियंट तरीके से कन्वर्ज हो जाता है, बदल जाता है इलेक्ट्रिसिटी में इफ़िशियंट तरीके से। डिसएडवांटेज क्या है, तो पॉल्यूटिंग सोर्स, पॉल्यूशन करता है। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट करना इसका उतना ईजी नहीं है। नेक्स्ट हाइडल पावर के बारे में, तो एडवांटेज क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन नहीं करता है, सस्ता है। इरिगेशन और फिशिंग को प्रमोट करता है। डिसएडवांटेज क्या है, तो बहुत सारे कम्युनिटी को डिस्प्लेस होना पड़ता है, ठीक है। लो लाइंग एरिया डूब जाता है, सेटअप करना काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये सब कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज था, ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी का। चूँकि हम कोल पेट्रोलियम का जो लिमिटेड में है, मतलब उनका जो क्वांटिटी है काफ़ी लिमिटेड में, इसलिए हम लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, नहीं तो तुरंत खत्म हो जाएंगे। तब एक एक कर पढ़ते हैं कोल के बारे में। तो मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। इसका यूज हम लोग करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल में, इंडस्ट्री में, आयरन स्टील में, ठीक है, थर्मल पावर में इसका यूज करते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे आर फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जो कोयला हम लोग आज यूज कर रहे हैं लाखों साल पहले बनाया गया था। व्हेन जायंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स गॉट ब्यूरिड अंडर द लेयर ऑफ अर्थ। कोल इज देयरफॉर रेफर टू एज ब्यूरिड सनशाइन, कोल को इसलिए ब्यूरिड सनशाइन बोला जाता है। तो याद रखिए ब्यूरिड सनशाइन किसको बोलते हैं, कोयला को बोलते हैं। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, ये सब जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कोयला का। इंडिया में कोयला कहाँ पाया जाता है, रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये सब वाले रीजन में पाया जाता है। आइए पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। तो द पेट्रोल डेट कीप्स आवर कार रनिंग एज वेल एज ऑयल कीप आवर साइकिल फॉर स्क्वीकिंग, ये सब कुछ पेट्रोलियम से निकलता है। देखिए पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है, ठीक है। पेट्रोलियम एक काफ़ी गाढ़ा और ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, ठीक है, जो धरती के अंदर से निकलता है। उसी का फिर रिफाइन करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे लोग केरोसिन बनाते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। तो पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर है, पेट्रोलियम उसका रॉ मटेरियल है पेट्रोल का,
डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट सब कुछ जो पेट्रोलियम के तहत बनाया जाता है, पेट्रोलियम के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, ठीक है। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सब जो है पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। इसके अलावा कौन कौन है, तो यूएसए, रसिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये सब भी जो है प्रोड्यूसिंग कंट्री है। हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो डिगबोई असम में प्रोड्यूस होता है, बॉम्बे हाई मुंबई में है, डेल्टा ऑफ कृष्णा गोदावरी बेसिन वहाँ पेट्रोलियम निकलता है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है। तो नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम के डिपॉजिट के साथ पाया जाता है। जब क्रूड पेट्रोलियम को निकाला जाता है, पेट्रोलियम को निकाला जाता है, तो उसके ऊपर नेचुरल गैस पाया जाता है। तो पहले नेचुरल गैस निकाला जाता है, फिर उसी होल से पेट्रोलियम भी निकलता है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ नेचुरल गैस निकलता है, पेट्रोलियम नहीं निकल पाता है वहाँ से, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल में। रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नेदरलैंड्स आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम अदर एरिया ऑफशोर हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज, ठीक है। इंडिया में कहाँ है, तो जैसलमेर राजस्थान में, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में, त्रिपुरा और कुछ मुंबई के एरिया में, ठीक है। बहुत कम कंट्री दुनिया में है जहाँ पे नेचुरल गैस पाया जाता है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन, हम लोग का जो कंजम्पशन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण से जितने भी फॉसिल फ्यूल है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हर जगह जो है अलार्मिंग, मतलब कि खतरा का घंटी लग रहा है वहाँ पे, है ना। बहुत जल्द वो ख़त्म होने वाला है, कुछ ही साल अब रहने वाला है। कुछ ही साल कहने मतलब कि 100-150 साल रहने वाला है। तो यदि एक आदमी को टारगेट करके देखें तो 100-150 साल तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यदि पूरे वर्ल्ड को टारगेट करके देखें तो 100-150 साल काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाइडल पावर के बारे में। तो हाइडल पावर मतलब कि पानी की मदद से बिजली प्रोड्यूस करना, उसको हाइडल पावर बोलते हैं, ठीक है। तो रेन वाटर को स्टोर करना डैम में, है ना, रेन वाटर को डैम में स्टोर करके फिर उसको काफ़ी तेज़ी से फ्लो करा करके टरबाइन नचाना, और फिर उससे जो है टरबाइन नचने के कारण जनरेटर चलाना, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से जो मतलब डैम बनाने का और भी पर्पस है, इरिगेशन होता है, फिशिंग होता है। दुनिया का लगभग 1/4 इलेक्ट्रिसिटी जो हाइडल पावर से निकलता है। नॉर्वे पहला ऐसा कंट्री था जहाँ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेटअप किया था, ठीक है। और द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर प्लांट आर पैराग्वे, नॉर्वे पहला कंट्री था हाइडल पावर प्लांट वाला। ब्राज़ील, चाइना। इंडिया में कहाँ है, तो भाखड़ा नंगल डैम, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर, ये सब डैम जो है हाइडल पावर प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल कहने का मतलब क्या हुआ कि जो परंपरागत नहीं है, जो हाल फिलहाल में आदमी सीखा है, जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सन का जो हीट और लाइट है उसको एनर्जी में चेंज करना, उसको हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंड इन सोलर पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है सबके बारे में। तो विंड एनर्जी का क्या एडवांटेज है, तो नॉन पॉल्यूटिंग है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेफ एंड क्लीन, ये तीनों इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, तो नॉइज पोल्यूशन होता है, विंड मिल कॉस्टली होता है, डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन। तो जिस एरिया में विंड मिल सेटअप होता है उस एरिया में टीवी और रेडियो ठीक से नहीं चल पाता है, पक्षियों के लिए हानि होता है। तो विंड एनर्जी में ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है। सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। नॉन पॉल्यूटिंग है, इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या, काफ़ी महंगा है, ठीक है। और डिफ्यूज सोर्स सो गेस्ट वेस्टेड, तो इसमें सोलर एनर्जी में काफ़ी बर्बाद होता है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी का काफ़ी वेस्टेज होता है। टाइडल एनर्जी का क्या है, तो नॉन पॉल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टिबल है, डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और डिफ़िकल्ट टू हार्नेस। टाइडल एनर्जी को हार्नेस करना, मतलब उसको यूजफुल वे में चेंज करना ही काफ़ी डिफिकल्ट है। लिक्विड एनर्जी क्या है, तो इमिट करता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है और रेडियोएक्टिव वेस्ट जनरेट करता है, बायोगैस के बारे में देखते हैं। तो लो कॉस्ट इजी टू ऑपरेट, मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट, ठीक है। लो कॉस्ट है, ऑपरेट करना ईजी है, और बायो वेस्ट जो बर्बाद हो जाता था उसको यूज करने के लिए सिखाता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट काउज करता है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, इको फ्रेंडली है और हमेशा ये रहेगा, ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। डिसएडवांटेज क्या है, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटी, सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सिटी से काफ़ी दूर रखना पड़ता है इसको, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट ऑफ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो सोलर एनर्जी का यूज कर से काफ़ी ट्रॉपिकल कंट्रीज मतलब कि जहाँ पे सनसाइन जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाले इलाके को हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं।
तो उसके लिए सोलर एनर्जी काफ़ी मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। उससे सोलर बैटरी, सोलर कुकर ये सब बनाया जाता है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी के बारे में, तो इनएग्जॉस्टिबल है। हम लोग जो ऊपर में पढ़े हैं अभी वही सारा बात यहाँ फिर से लिखा गया कि इनएग्जॉस्टिबल है, ठीक है। इसका यूज विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस ई मेमोरियल, मतलब कि विंड एनर्जी का यूज़ तो काफ़ी पहले से हो रहा है, विंड मिल चला करके ग्रेन्स को ग्राइंडिंग करना, वाटर लिफ्ट करना कुआं से, ठीक है। मॉडर्न टाइम में विंड मिल को सेटअप किया गया, वहाँ से रोटेट करा करके फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क, यूएसए, स्पेन, ठीक है। ये सब जगह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विंड मिल पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियर पावर के बारे में, तो न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर एनर्जी से निकलता है, जो स्टोर्ड है कहाँ, तो एटम के न्यूक्लियस में। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट निकालता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए क्या क्या चाहिए, तो यूरेनियम चाहिए, थोरियम चाहिए, ठीक है। तो दिस फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फिजन, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, याद रखिएगा। ये न्यूक्लियर रिएक्टर रिमिट पावर्स। द ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए, यूएसए सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं, यूरोप उसके बाद। इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो राजस्थान में है, झारखंड में है लार्जेस्ट। तो इंडिया में राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम का डिपॉजिट है, और थोरियम जो है मोनाजाइट सैंड में पाया जाता है, केरला के, ठीक है। केरला के मोनाजाइट सैंड में थोरियम पाया जाता है, और राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ है, तो कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा में, नरोरा यूपी में, कैगा कर्नाटका में। अब जियोथर्मल एनर्जी के बारे में देखते हैं, तो हीट एनर्जी जो ऑब्टेन किया जाता है अर्थ से, इसको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ राइजेज स्टीडली एज वी गो डीपर, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं टेम्परेचर घटते जाता है, सॉरी बढ़ते जाता है, राइज करता है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, कभी कभी क्या होता है कि हॉट स्प्रिंग के रूप में वहाँ से इस हीट के कारण हॉट स्प्रिंग क्रिएट होता है। इस हीट का हम लोग यूज करके पावर जनरेट कर सकते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट, दुनिया में सबसे ज़्यादा जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो यूएसए में है, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड में है, आइसलैंड में है, फिलीपींस में है। इन इंडिया जियोथर्मल पावर प्लांट आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख, तो इंडिया में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में सिचुएटेड है, याद रखिएगा। इंडिया में भी जियोथर्मल एनर्जी यूज किया जाता है, ठीक है। टाइडल एनर्जी, तो टाइड के द्वारा, ये फ्रांस में सबसे पहले सेटअप किया गया था टाइडल एनर्जी का स्टेशन। टाइडल एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम, तो कहाँ पे, समुद्र के किनारे डैम बना करके इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। ओपनिंग, जहाँ पे सी का ओपनिंग है, जो हाई टाइड और लो टाइड होता है ना, उसी बीच में, जैसे हाई टाइड में जब पानी भर जाएगा उसको धीरे धीरे करके रिलीज किया जाता है, जिससे टरबाइन चलाया जाता है, एक्चुअली यही होता है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ सेटअप किया गया था, फ्रांस में सेटअप किया गया था। तो रसिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। बायोगैस के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो हम लोग फेंक देते हैं, डेड या डिकेइंग मैटर प्लांट का, या फिर घर में जो किचन में वेस्ट निकलता है, उसको गैसियस फ्यूल में चेंज करना बायोगैस कहलाता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड बायोगैस डाइजेस्टेड टू इमिट बायोगैस विच इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बायोगैस इज एन एक्सलेंट फ्यूल, बायोगैस एक एक्सलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए, लाइटनिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो एनर्जी हर जगह है, लेकिन हम लोग उसको हार्नेस करना पड़ता है, और हार्नेसिंग जो है डिफ़िकल्ट है, कॉस्टली होता है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाई नॉट वेस्टिंग एनर्जी, हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी को नहीं वेस्ट करके। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, है ना, एक बोला जाता है कोट है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड एंड एक्ट नाउ मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम लोग को अभी से ही एनर्जी को सेव करने की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बताया नेम 3 कॉमन मिनरल्स यूज बाय एवरीडे, तो जो हम लोग डेली लाइफ में 3 कॉमन मिनरल तो लिख सकते हैं, आयरन लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। व्हाट इज आयरन ओर, आयरन ओर क्या है, वाट आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल जनरली लोकेटेड, तो ओर क्या होता है, तो ऐसा मिनरल जिससे मेटल जो है आसानी से निकाला जा सकता है, इकोनॉमिकली मेथड से निकाला जा सकता है, उसको हम लोग ओर बोलते हैं। नेम 2 रीजन्स इन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज, 2 रीजन का नाम बताना जो नेचुरल गैस रिसोर्सेज में ज़्यादा हो, तो हम लोग लिख सकते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे नेचुरल गैस में, है ना। विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी सजेस्ट फॉर रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज के लिए कौन कौन सा, मतलब कौन सा एनर्जी सजेस्ट करेंगे। कोस्टल एरिया के लिए क्या, एरिड रीजन के लिए क्या, तो आप लोग ऊपर जो हम लोग पढ़े तो उसके हिसाब से लिखिए। जैसे रूरल एरिया के लिए सोलर एनर्जी सजेस्ट करेंगे, है ना, सोलर एनर्जी सजेस्ट करेंगे, ठीक है। कोस्टल एरियाज के लिए विंड मिल सेटअप किया जा सकता है, फिर टाइडल मिल सेटअप किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम, तो खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका टिक द करेक्ट आंसर आप लोग
यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए ABC लिख करके, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।